गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे होंगे और अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकल रहे होंगे और जब बाहर निकलना होगा तो मास्क का प्रयोग भी अवश्य ही कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो सबसे पहले कि बाजार क्या है, अगर इसको हम आम बोलचाल की भाषा में अगर इसको स्पष्ट करते हैं तो बाजार एक स्थान होता है जहां पर व्यक्ति किसी भी वस्तु को बेचने और खरीदने जाता है। और इसी को हम थोड़ा सा विषय से रिलेटेड होकर अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो बाजार उस स्थिति विशेष को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के लिए क्रेता तथा विक्रेता द्रव्य के माध्यम से परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा सौदा तय करते हैं। और ये बाजार स्थानीय भी हो सकते हैं, प्रादेशिक भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। तो बाजार क्या है इसके विषय में चर्चा की। दूसरा कि बाजार कैसे एक सामाजिक संस्था है। वैसे तो बाजार एक आर्थिक संस्था होती है, तो ये सामाजिक संस्था कैसे है। देखिए, जब भी हम बाजार जाते हैं या कभी भी आपने देखा होगा मेले लगते हैं या कोई प्रदर्शनी लगती है तो लोग क्या करते हैं कि बच्चे भी कहते हैं चाची को फोन कर लो, ताई को फोन कर लो, मामी को फोन कर लो और सब लोग एक साथ मिलकर जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, बाजार जाते हैं या कोई शादी ब्याह जब पड़ता है तो सभी रिलेटिव्स इकट्ठे मिलजुल कर जो शॉपिंग करते हैं बाजार में जाकर, तो उससे न केवल एक वस्तु का जो है वो क्रय विक्रय होता है बल्कि एक सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं और एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का जो है वो अवसर मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बाजार केवल एक आर्थिक संस्था ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। इसीलिए समाजशास्त्र में बाजार चैप्टर भी रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि जनजातीय साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं। हमारे देश में जो ग्रामीण इलाकों की जो सीमा एकदम लास्ट जो स्थान होता था जहां पर वो गांव खत्म होता है, तो वहां पर जनजातीय लोगों के लिए एक बाजार लगाया जाता था और उस बाजार में जनजातीय लोग अपने हस्तशिल्प, अपने कौशल, जो उनके हाथों में एक हुनर होता था, उससे वो बनाई हुई जो वस्तुएं, जो जंगल के जो उत्पादों से, जो जंगली पेड़ पौधे या कुछ भी जो जंगल में उनको मिलता था, अवेलेबल होता था, उससे वो कुछ सामान बनाते थे। और सामान बनाकर चूंकि उसकी डिमांड जो है वो शहरों में बहुत अधिक थी तो उसको वो वहां उस बाजार में बेचते थे और जो व्यापारी मशीनों से बनी हुई शहरों से जो वस्तुएं लेकर आते थे उनको वो खरीदते थे। जो पैसा उनको मिलता था उस सामान को बेच के उससे वो खरीदते थे। तो रोजमर्रा की जो मतलब कहने का मतलब कि जो दैनिक उनकी जरूरत की जो चीजें होती थी उनको वो उस बाजार में ले लेते थे और हफ्ते बाद फिर से बाजार लगता था तो जो और आवश्यकता की वस्तु होती थी उसको वो खरीदते थे, जिसे हम कहते हैं जनजातीय साप्ताहिक बाजार। नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरागत व्यापारिक समुदाय किसे कहते हैं। परंपरागत व्यापारिक समुदाय वे समुदाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार से जुड़े हुए हैं, या कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसी तरह का व्यापार या व्यवसाय करते रहते हैं। जैसे सिंधी, बोहरा, खत्री, मारवाड़ी, ये कुछ ऐसे जातीय समुदाय हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार ही करते हैं, तो इसे हम परंपरागत व्यापारिक समुदाय कहते हैं। इस चैप्टर में जो दो और प्रमुख बातें समझने के लिए हैं वो ये कि वस्तुकरण क्या है और उपभोग क्या है। वस्तुकरण जब प्रत्येक चीज बाजार में बेची और खरीदी जाने लगे। किस चीज पर जोर दिया जा रहा है इसमें? प्रत्येक चीज। प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक चीज। आज हम देखते हैं कि बच्चों का पालन पोषण जो एक परिवार का दायित्व हुआ करता था, आज क्रैच में
पैसा देकर बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। दूसरी तरफ भाषा, जिसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते थे किसी भी भाषा को, वो भाषा भी बेची और खरीदी जाने लगी है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज कराए जाते हैं जिसमें हम पैसा देकर किसी भी भाषा को सीखते हैं। धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक व्यवहार जो पहले स्वयं व्यक्ति और गांव के लोगों द्वारा, मोहल्ले के लोगों द्वारा मिलजुल कर जो धार्मिक क्रियाएं और भजन कीर्तन ये सब किए जाते थे, आज उसके कैसेट्स आते हैं। सत्यनारायण की कथा, जिसके लिए पंडित आकर घर में सत्यनारायण की कथा करवाते थे, वो आज कैसेट भी मिलता है उस कथा का, जिसको कि लगाकर लोग जो है वो पूरी सत्यनारायण की कथा घर में कर रहे हैं। तो धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक व्यवहार भी बेचे और खरीदी जाने लगे। तो जब प्रत्येक चीज बाजार में बेची और खरीदी जाने लगे तो ऐसी प्रक्रिया को हम वस्तुकरण कहते हैं। दूसरा, उपभोग। उपभोग क्या है? व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल घर में करता है उसे उपभोग कहते हैं। और किसी भी समाज में उपभोग का अध्ययन आवश्यक होता है। अब ये बात यहाँ उठती है कि लोग जो सुख सुविधाओं की चीजों का यूज करते हैं उसके अध्ययन की क्या आवश्यकता है। किसी भी समाज में व्यक्ति के और समाज के जो है वो आर्थिक स्थिति का या जीवन स्तर का पता ही इसी उपभोग से लगता है। हम किसी के घर में जाते हैं, पहले हम बाहर खड़े होते हैं, बाहर अगर उसका आलीशान मकान होता है तो कहते हैं वाह कितना अमीर व्यक्ति है। और जब सौभाग्य मिलता है अगर घर के अंदर जाने का, तो अंदर रखे हुए सजाए हुए सामान या जो चीजें दिखती हैं उसको देखकर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगा लिया जाता है। तो इसीलिए उपभोग का अध्ययन जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। आज जनगणना जब की जाती है तो उसमें ये उपभोग का भी अध्ययन किया जाता है। जनगणना करने वाले जो लोग हैं वो आकर घर में ये पूछते हैं कि आपके पास घर में उपयोग करने के लिए जो सुख सुविधाओं की क्या क्या चीजें हैं आपके घर में, टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन से उस समाज या उस व्यक्ति के जीवन स्तर का पता लगता है। जब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होगा तो नेचुरली फिर उस समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, ऐसा हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना टॉपिक ही। धन्यवाद।